सितंबर 1939 का एक दिन था। यूरोप के शहरों में जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। लोग ऑफिस जा रहे थे, फैक्ट्री चल रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे और दुनिया को लग रहा था कि शायद वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अब बड़े ग्लोबल वॉर्स का दौर खत्म हो चुका है। लेकिन हिस्ट्री का सबसे डेंजरस मोमेंट अक्सर वही होता है जब दुनिया को लगता है सब कंट्रोल में है। इसी नॉर्मल लगने वाले दिन पर अडोल्फ हिटलर ने एक मिलिट्री ऑर्डर साइन किया और जर्मन आर्मी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। सिर्फ एक मिलिट्री डिसीजन ने पूरी दुनिया को ऐसे वॉर में ढकेल दिया जिसमें लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग मरे, पूरी सिटीज मिटा दी गई और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर हमेशा के लिए चेंज हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पोलैंड तो एक छोटा सा देश था, तो फिर ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, अमेरिका, जापान और दुनिया के इतने सारे देश एक ग्लोबल वॉर में कैसे घुस गए? इस वॉर को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में, जब 1918 में जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गया, लेकिन जर्मनी को सिर्फ मिलिट्री डिफीट नहीं मिली, उसको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल पनिशमेंट दिया गया। 1919 की ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ने जर्मनी की टेरिटरी काफ़ी हद तक कम कर दी, उस पर हैवी वॉर कॉम्पेंसेशन थोप दिया गया और उसकी मिलिट्री पावर को जानबूझकर वीक बनाया गया। सबसे ह्यूमिलेटिंग बात ये थी कि जर्मनी को ऑफिशियली वॉर का मेन क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड था। जर्मनी के नए जनरेशन को बचपन से ही ये बताया गया कि तुम एक हार चुके देश का हिस्सा हो। जब एक पूरी सोसाइटी को कलेक्टिव गिल्ट दिया जाता है, तब रिवेंज की पॉलिटिक्स बहुत जल्दी ग्रो करती है और एग्जैक्टली यही एनवायरनमेंट हिटलर जैसे लीडर्स के लिए फर्टाइल ग्राउंड बन गया। 1920s और 1930s के जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा था कि लोग सैलरी लेकर रोटी खरीदने जाते और शाम तक उस पैसे की वैल्यू गिर जाती। बेरोजगारी बढ़ रही थी, मिडिल क्लास कोलैप्स हो रहा था और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भर रहा था। इसी अनस्टेबल एनवायरनमेंट में अडोल्फ हिटलर राइज हुआ। उसने जर्मन लोगों को एक सिंपल मैसेज दिया कि तुम्हारी हार तुम्हारी गलती नहीं थी, दुनिया ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और मैं तुम्हें फिर से पावरफुल बनाऊंगा और तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस लौटाऊंगा। जब सोसाइटी होपलेस हो जाती है, तब एक्सट्रीमिस्ट लीडर को सपोर्ट मिलना आसान हो जाता है। हिटलर ने इसी साइकोलॉजी का यूज किया, लेकिन सिर्फ जर्मनी ही एग्रेसिव नहीं था। एशिया में जापान रैपिडली एक्सपांड कर रहा था। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल डिमांड रैपिडली बढ़ रही थी। इसलिए जापान ने डिसाइड किया कि वो एशिया के दूसरे रीजन्स पर कंट्रोल करके खुद के लिए रिसोर्सेज सिक्योर करेगा। यूरोप में मसोलिनी का इटली भी अपने आप को मॉडर्न रोमन एम्पायर बनाना चाहता था। 1930s के एंड तक जर्मनी, इटली और जापान 3 एग्रेसिव एक्सपांशनिस्ट पावर बन चुके थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था ताकि फ्यूचर वॉर्स को रोका जा सके, लेकिन लीग के पास कोई रियल एनफोर्समेंट पावर नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी, कोई रियल पनिशमेंट सिस्टम नहीं था। हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस को इग्नोर कर दिया। जापान ने चाइना के मंचूरिया रीजन पर कब्जा कर लिया। इटली ने इथोपिया पर अटैक कर दिया और दुनिया बस प्रोटेस्ट करती रही। ब्रिटेन और फ्रांस ने एक पॉलिसी फॉलो की जिसे अपीजमेंट पॉलिसी कहा गया। उन्होंने सोचा अगर हिटलर की कुछ टेरिटोरियल डिमांड्स मान ली जाए तो शायद वो और एग्रेसिव नहीं होगा। जर्मनी को इनलैंड मिलिटराइज करने दिया गया, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मर्ज होने दिया गया, चेकोस्लोवाकिया का सुडेटेनलैंड रीजन भी जर्मनी को दे दिया गया। हिटलर ने इसे वीकनेस माना और उसकी एक्सपांशन एम्बिशन और एग्रेसिव हो गई। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर फुल स्केल इन्वेजन कर दिया। इस बार ब्रिटेन और फ्रांस को समझ आ गया कि हिटलर रुकने वाला नहीं है। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। हिटलर की मिलिट्री स्ट्रेटेजी एक्सट्रीमली एडवांस थी। ब्लिट्जक्रिग का मतलब था स्पीड, कोऑर्डिनेशन और शॉक। टैंक्स, एयरक्राफ्ट और फास्ट इन्फेंट्री मूवमेंट का कॉम्बिनेशन एनिमी के डिफेंस को कोलैप्स कर देता था। कुछ महीनों में ही बेल्जियम और नीदरलैंड घुटनों पर आ गए। 1940 तक फ्रांस, जो यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में से एक था, सिर्फ 6 महीनों में वो भी डिफीट हो गया। इस प्रोसेस में ब्रिटिश आर्मी के लगभग 3 लाख सोल्जर्स फ्रांस के डनकर्क पोस्ट पर ट्रैप हो गए। जर्मन फोर्सेस उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती थी, लेकिन ब्रिटिश नेवी और थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन बोट्स ने एक मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सोल्जर्स को सेफली इवैक्यूएट कर लिया। अगर डनकर्क इवैक्यूएशन फेल हो जाता तो ब्रिटेन वॉर कंटिन्यू नहीं कर पाता। इस मूवमेंट को ब्रिटिश हिस्ट्री में मिरेकल ऑफ डनकर्क भी कहा जाता है। थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन बोट्स ने अपनी जान रिस्क पर रखकर सोल्जर्स को वापस लाया। ये सिर्फ मिलिट्री रेस्क्यू नहीं था, बल्कि ब्रिटिश मोरल का टर्निंग पॉइंट था। अगर यहाँ आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाती तो शायद यूरोप का फ्यूचर बिल्कुल अलग होता। हिटलर ने ब्रिटेन को तोड़ने के लिए एयर कैंपेनिंग स्टार्ट की,
जिसे बैटल ऑफ ब्रिटेन कहा गया। जर्मन एयरफोर्स ने ब्रिटिश सिटीज, इंडस्ट्रीज और एयर बेसेस पर बॉम्बिंग की, लेकिन ब्रिटेन ने रडार टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस के थ्रू सर्वाइव किया। यह हिटलर का पहला मेजर स्ट्रेटेजिक फेलियर था। बैटल ऑफ ब्रिटेन ने एक चीज क्लियर कर दी, मॉडर्न वॉर्स सिर्फ टैंक्स और सोल्जर्स से नहीं जीते जाते। टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम और सिविलियन रेजिलियंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। इस फेलियर ने हिटलर को इम्पेशेंट बना दिया और इसी इम्पेशेंस ने उससे एक ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर किया जो जर्मनी के लिए बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। इस फेलियर के बाद हिटलर ने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की। 22 जून 1941 को जर्मनी ने ऑपरेशन बारबारोसा लॉन्च किया और सोवियत यूनियन पर इन्वेड कर दिया। लगभग 30 लाख जर्मन सोल्जर्स सोवियत टेरिटरी में घुस गए। इनिशियली जर्मनी को सक्सेस मिला, लेकिन रशिया की ज्योग्राफी, विंटर और रेजिस्टेंस ने जर्मन आर्मी को स्लो कर दिया। 1942 से 1943 के बीच स्टालिनग्राड बैटल हुई। ये वॉर हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल अर्बन बैटल्स में से एक थी। एक्सट्रीम कोल्ड, स्टारवेशन और कंटिन्यूस फाइटिंग ने जर्मन आर्मी को कंप्लीटली कोलैप्स कर दिया। स्टालिनग्राड वर्ल्ड वॉर 2 का टर्निंग पॉइंट बना। स्टालिनग्राड एक सिंबॉलिक बैटल बन चुकी थी। हिटलर पीछे हटना नहीं चाहता था और स्टालिन सरेंडर करना नहीं चाहता था। इसी ईगो क्लैश ने वॉर को स्ट्रेटेजी से ज्यादा साइकोलॉजी का गेम बना दिया। जब जर्मन आर्मी यहाँ कोलैप्स हुई तब दुनिया को समझ आ गया कि जर्मनी अब अनस्टॉपेबल नहीं रहा। इसी बीच 7 सितंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया। इस अटैक के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हो गया। अब वॉर ट्रूली ग्लोबल हो चुकी थी। इंडिया उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनी था। ब्रिटेन ने इंडिया को बिना कंसल्टेशन वॉर एफर्ट में इंक्लूड कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट और एग्रेसिव हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म की। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक ब्रिटेन इकोनॉमिकली और मिलिट्री वाइज वीक हो चुका था। 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया। 1944 में अलाइड फोर्सेस ने डी-डे इन्वेजन के थ्रू वेस्टर्न यूरोप में एंट्री की। जर्मनी ग्रेजुअली कोलैप्स होने लगा। 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। हिटलर ने सुसाइड कर लिया। जापान के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स यूज किए। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली खत्म हो गया। इस वॉर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मरे। होलोकॉस्ट में 60 लाख ज्यूस का सिस्टमैटिक जेनोसाइड हुआ। इस वॉर के बाद दुनिया परमानेंटली चेंज हो गई। कॉलोनियल एम्पायर्स कोलैप्स होने लगे। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन सुपर पावर्स बन गए। यूनाइटेड नेशंस बना। न्यूक्लियर वेपन्स ग्लोबल फियर फैक्टर बन गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पावर का बैलेंस परमानेंटली शिफ्ट हो गया। अब वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, डिप्लोमेसी टेबल्स, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के थ्रू भी लड़ी जाने लगी। इसी वॉर ने कोल्ड वॉर की फाउंडेशन रखी, जहां डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से ज्यादा इनडायरेक्ट कंपटीशन इंपॉर्टेंट बन गया। वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है, ये एक वार्निंग है कि जब पावर, आइडियोलॉजी और फियर एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तब इंसानियत सबसे पहले हार जाती है। हिस्ट्री हमेशा रिपीट नहीं होती, लेकिन हिस्ट्री के पैटर्न्स बार बार दिखाई देते हैं। इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 को समझना सिर्फ पास्ट को समझना नहीं है, बल्कि फ्यूचर के पावर कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने की चाबी है। आज भी जब हम ग्लोबल टेंशन्स देखते हैं तब वर्ल्ड वॉर 2 के लेसन्स रेलेवेंट लगते हैं। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और बैलेंस और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप ही लार्ज स्केल वॉर्स को रोक सकती है। वॉर सिर्फ सोल्जर्स नहीं लड़ते, वॉर पूरी जनरेशंस को अफेक्ट करता है और हर वॉर के बाद दुनिया हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं, एक परमानेंट जियोपॉलिटिकल लेसन है। और सबसे बड़ा लेसन ये है कि पावर का गेम कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ प्लेयर्स बदलते रहते हैं।